तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माई सेल्फ कमल सिंह तमार और लौट के आ गए हैं हम फिर से एक नए लेक्चर के साथ, एक नई इंटरटेनमेंट, एक नया आपके अंदर एनर्जी क्रिएट करने हम फिर से वापस आ गए हैं। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। ओके, और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और साथ ही हम लोग स्टडी करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर। तो पिछले लेक्चर में बच्चों हमने बात की थी कि हम आज का लेक्चर में शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, और पिछला लेक्चर जो हमारा बेस्ड था उसमें हमने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर। ओके, किस तरह से कॉम्बिनेशन करके हम लोग इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते थे, वो हमने सारा कैलकुलेशन पिछले लेक्चर में किया है। तो आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने थ्रू या अपने फ्रेंड्स के थ्रू हमारे चैनल को मोनेटाइज करने में हेल्प करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें आप लोग। इसी के साथ आपसे बड़ी उम्मीद है, और हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक को। चलिए शुरू करते हैं हम बिना समय गवाए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है और इसका यूज, इस सब वर्ड्स का हम कहां कहां पर यूज करते हैं, आज इस लेक्चर के अंदर हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरली ये हमारे बैटरी या सेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बैटरी या सेल के अंदर क्या है, तो बैटरी या सेल हमारे एनर्जी के सोर्स होते हैं, है ना। एनर्जी हमको कहां से मिलता है, किसी ना किसी सोर्स की हेल्प से। और बैटरी या सेल के अंदर जो हमारा है एनर्जी, वो किसके फॉर्म में होगा, बैटरी और सेल, दीज आर दी सोर्स ऑफ एनर्जी। आपने एनर्जी के सोर्सेस के बारे में स्टडी किया होगा, कहां कहां से हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। जनरेट मीन्स कन्वर्ट कर सकते हैं, जनरेट तो आप किसी भी एनर्जी को नहीं कर सकते। तो हाइड्रो पावर प्लांट, पानी की एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वैसे ही सनलाइट की एनर्जी, सोलर प्लेट, उसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सोर्सेस, जहां से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी जनरेट कर सकते हैं किसी अनदर एनर्जी के फॉर्म से। तो एनर्जी क्या है, एक फॉर्म है, एक फॉर्म से कन्वर्ट करके हम इसको कहाँ ला रहे हैं, दूसरे फॉर्म में। तो ये जो एनर्जी हमको मिल रही है, ये हमको इन डिफरेंट डिफरेंट क्या मिल रही है, सोर्सेस से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल रही है। तो ऐसी ही एनर्जी का सोर्स हमारे पास होता है हमारी बैटरी या सेल। हमको एनर्जी की नीड डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है। ओके, आज हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाएंगे जिनमें हमारे पास कोई एनर्जी ना हो। जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सबके लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमें। तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का एक नया सोर्स आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो है बैटरी या सेल। तो बैटरी या सेल के अंदर क्या होते हैं, जनरली इनके अंदर हम केमिकल को फील करते हैं। ओके, और उन केमिकल के पास कुछ एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम बैटरी से निकालकर हमारे बल्ब, फ्रिज, टीवी, कूलर, जिन्हें भी हमें चलाना होता है वो हम चला सकते हैं। ओके, सो बैटरी या सेल क्या हो गए, हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी। किस फॉर्म में एनर्जी होती है इनके पास, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। केमिकल के अंदर एनर्जी होगी, और उस केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करने जाएंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी में। केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, सो जनरली ये जो एनर्जी आपको मिल रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये मिल कहाँ से रही है, केमिकल से। तो कौन से केमिकल्स होंगे जो एनर्जी हमें गिवन कर सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा H2SO4 के बारे में, कॉपर सल्फेट के बारे में। ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बैटरी के अंदर इन्हें डाला जाता है, और इनके अंदर बैटरी में इन्हें डालने से हमें क्या मिलती है, केमिकल एनर्जी मिलती है। ओके, तो ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स, जिन्हें बैटरी के अंदर एनर्जी क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसा क्या है इनके अंदर जो ये हमको एनर्जी
प्रोवाइड करते हैं। ये एनर्जी क्या है? फॉर्म ऑफ वर्क। तो जो H2SO4 यहाँ हमें मिला है, कॉपर सल्फेट जो यहाँ हमें मिला है, इस पर किसी ने वर्क किया होगा, और वर्क किया होगा तब जाके क्या बना है ये H2SO4। अब वर्क किया है तो वो इसमें एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, उसी एनर्जी को हम इस इलेक्ट्रोलाइट से निकालने वाले हैं। ठीक, जनरली आपके पास H2SO4 है, जब भी हम H2SO4 को ब्रेक करते हैं तो ये हमको 2H प्लस और SO4 नेगेटिव में आयोनाइज होते हुए हमको मिलेगा। जब भी बैटरी या सेल के अंदर हम इसे पुट करते हैं तो इसके 2H प्लस अलग हो जाते हैं और SO4 माइनस अलग हो जाते हैं। अब आपके पास जो बैटरी है, उस बैटरी में ये H2SO4 हमने डाल रखा है, तो H प्लस अलग हो गए और SO4 नेगेटिव क्या हो गए, वहां से सेपरेट हो जाते हैं। कहाँ है ये? हमारा इस सॉल्यूशन के अंदर है। अब इस सॉल्यूशन में हमने देखा कि H प्लस आयंस हमको मिल चुके हैं, SO4 माइनस आयंस भी हमें मिल चुके हैं। अब इन दो H2SO4 को जब हमने स्प्लिट किया है 2H प्लस SO4 माइनस में, इस दौरान H प्लस को चाहिए कि कहीं से मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मैं अपना कंपाउंड प्रिपेयर कर लूं। सल्फेट आयन भी चाहता है कि कहीं से मुझे भी क्या मिल जाए, 2 आयन मिल जाए, और मैं अपना भी क्या कर लूं, एक कंपाउंड प्रिपेयर कर लूं। तो नेचर में जो भी आयोनाइज एटम्स हैं वो हर कोई अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहता है और अपने आप को एक लोअर एनर्जी लेवल में रखना चाहता है। तो ये जब कंबाइन होने जाएंगे तो इन पर वर्क करना होगा। अगर वर्क हो जाएगा, जितनी एनर्जी की इनको रिक्वायरमेंट है अपने आप को कंबाइन होकर फिर से H2SO4 बनाने में, उतनी एनर्जी अगर आपने प्रोवाइड कर दी तो H2SO4 आपको फिर से मिल जाएगा। ओके, अब हमने क्या किया कि H2SO4 जब इस आयोनाइज हुआ, इस दौरान हमने इन दोनों के बीच में एक रोड डाल दिया, और ये रोड है हमारा जिंक का। ओके, जिंक का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 30 होता है। ओके, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपको 2 फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर तो 1 है, इसके न्यूक्लियस के बाहर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। अब एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत लो होगा, इस समय इनके बीच में एक हैवी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमते हुए बाहर आ जाए तो उसको वहां से निकालने के लिए मुझे बहुत हाई एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को गिवन करना पड़ेगी, तब जाके मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर आप जिंक की बात करेंगे तो जिंक का एटॉमिक नंबर तो ऑलरेडी 30 है, इसके पास 30 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसके न्यूक्लियस में हम सीधा सीधा इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चलते हैं। तो वो पहले ऑर्बिट में 2 जाएंगे, अगले में फिर 8 चले जाएंगे, देन अगले में 18 चले जाएंगे, देन लास्ट ऑर्बिट जो बचेगा इसका, उसके अंदर आपको मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका फर्स्ट ऑर्बिट तो ये यहाँ पर रह गया, और ये जो एनर्जी लेवल है ये इसके हायर एनर्जी लेवल है। इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास बहुत लो एनर्जी है, क्योंकि ये इस न्यूक्लियस से काफी ज्यादा कैसा है, दूर है। तो ये न्यूक्लियस जब इस पर फोर्स लगाएगा तो इस पर फोर्स भी वीक हो जाएगा डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए हमको कुछ खास वर्क नहीं करना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप यहाँ से निकालने जाएंगे तो इस पर बहुत ज्यादा हमें वर्क करना पड़ेगा। लेकिन जिंक का जो एटम है वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आसानी से इलेक्ट्रॉन को, थोड़ी एनर्जी भी अगर इसको मिल जाती है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, और इसी कारण इसकी जो वैलेंसी होती है वो Zn2 प्लस हो जाती है, क्योंकि ये आसानी से अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। ओके, अब ये बहुत दूर है, बहुत लो एनर्जी से हम इनको क्या कर रहे हैं, यहाँ से बाहर निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो H प्लस आयंस और SO4 आयंस आयोनाइज हुए हैं, अब इनके बीच हमने क्या डाल रखा है, ये जिंक का रोड यहाँ पर डाला है। तो जिंक का रोड डालने पर देखिए H2SO4 ने
अपने 2H प्लस और SO4 माइनस ये 2 आयंस बना है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं आपके पास जिंक का रोड है, H प्लस आयंस है और SO4 माइनस आयंस है। तो जब हम जिंक की रोड इसके अंदर डालने वाले हैं तो जिंक की रोड जैसे ही आप डिप करेंगे, जिंक क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा और खुद बन जाएगा Zn2 प्लस। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो चार्ज कौन सा बच जाएगा जिंक के पास हमारा, Zn2 प्लस। तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, ऐसे रिमूव कर दिए और खुद क्या बन गया, Zn2 प्लस। अब हमारे पास 4 एलिमेंट हो गए, H प्लस हो गए, SO4 माइनस आयंस हो गए, ठीक है, Zn2 प्लस हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ पर रखे हुए हैं। अब ये सारे मिलकर चाहेंगे कि हम अपना अपना क्या बना ले, कंपाउंड बना ले। अब जब कंपाउंड बनाने जाएंगे तो Zn चाहता है कि मुझे कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिले। अब कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन जब ये ढूंढने जाएगा तो किसके पास जाएगा, तो जनरली देखिए H2SO4 जब ये बना होगा इनिशियली, मान लीजिए इसको बनाने में नेचर ने इस पर 100 जूल का क्या किया होगा, वर्क डन। जब जब H2 और SO4 आपस में मिलकर H2SO4 बनाएंगे उस दौरान इन पर वर्क करना होगा कितना, 100 जूल का। अब जब ये स्प्लिट हुए तो ये 2H प्लस और SO4 माइनस में इलेक्ट्रोलाइट हो गए। अब इन्हें फिर से क्या करना है, अपना कंपाउंड प्रिपेयर करना है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर हम देखें तो इनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब जो SO4 माइनस आयन यहाँ पर दिख रहा है, ये अपना कंपाउंड यहाँ पर चाहे तो H2 मतलब H के साथ बना सकता है और चाहे तो जिंक के साथ अपना कंपाउंड बनाकर ये अपना काम कर सकता है। इसको क्या चाहिए, इसको तो 2 पॉजिटिव चार्ज चाहिए, इसको 2 नेगेटिव चाहिए, तो ये किसी के भी साथ शेयरिंग करके क्या कर सकता है, अपना कंपाउंड प्रिपेयर कर सकता है। लेकिन कंपाउंड प्रिपेयर जब करने जाएगा तो सल्फेट आयन अगर अपना कंपाउंड H2 के साथ प्रिपेयर करेगा तो H2 के साथ H2SO4 बनाने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, 100 जूल एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो दूसरा ऑप्शन इसके पास क्या है, अगर ये जिंक के साथ चले जाए, जिंक 2 प्लस के साथ अगर चले जाए तो जिंक के साथ इसको कंपाउंड बनाने में एनर्जी खर्च करनी होती है ओनली ऑन 70 जूल। कितना एनर्जी खर्च करना होगा इसे, 70 जूल। तो जिंक जब सल्फेट से कंबाइन होगा तो इसका काम तो कितने जूल में हो रहा है, 70 जूल में। अब आप बताएं, तो यहां पर सल्फेट के पास दो ऑप्शन है, चाहे तो वो H के साथ चला जाए और चाहे तो वो जिंक के साथ भी जा सकता है। अब सल्फेट आयन जाएगा किसके साथ, तो नेचर में हमेशा वर्क वही किए जाते हैं जिनमें कम से कम एनर्जी खर्च हो। भाई ऐसा काम हम क्यों करेंगे कि हमारी ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाए। जो पेन हमको पड़ोस की दुकान पे मिल सकता है वही पेन हम यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाके किसी और के यहाँ जाके क्यों खरीदेंगे, जब हमारी रिक्वायरमेंट हमारे पड़ोस से ही पूरी हो रही है। तो हम इतने दूर नहीं जाते हैं, कहाँ वर्क करते हैं, जहां पर हमारे लोवेस्ट एनर्जी लेवल होता है। तो ये सल्फेट भी क्या करेगा, H के साथ नहीं जाएगा, किसके साथ जा रहा है, हमारे जिंक के साथ, और जिंक के साथ कंबाइन होकर अपना कंपाउंड प्रिपेयर कर लेता है। तो जिंक 2 प्लस यहां पर है और सल्फेट आयन मिले 2 माइनस, और इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, ZnSO4, जिंक सल्फेट यहां पर प्रिपेयर कर लिया। ओके, अब बचा कौन सॉल्यूशन के अंदर, अब बचा है 2H प्लस। ओके, ये 2H प्लस जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए थे उन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा और अपना कंपाउंड बनाएगा H2 गैस। क्या बना लिया इसने अपना, H2 गैस। दोनों का काम हो गया। इस दौरान इस पूरी प्रोसेस के अंदर हुआ क्या कि जब H2SO4 बना था उस समय 100 जूल एनर्जी हमारे पास था, ये 100 जूल। अब जब इस इलेक्ट्रोलाइट हुए तो टूट गए, अब टूट गए तो सल्फेट चला गया किसके साथ, जिंक के साथ। उसने सिर्फ एनर्जी खर्च की कितना, 70 जूल। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाले, नेट एनर्जी कितना मिली हमको, 30 जूल। ये जो 30 जूल एनर्जी है ये वो केमिकल एनर्जी है जिससे हम कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में।
ओके, बात आई समझ में? क्या क्या किया है? H2SO4 डाला है हमने, आयोनाइज हुआ H+SO4 माइनस आयंस में। ओके, देन सल्फेट गए जिंक के साथ, अपना कंपाउंड बनाया जिंक सल्फेट। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे वो किसके पास गए? H+ आयन के पास। तो इस तरह से ये क्या हो गया, अपना कंपाउंड प्रिपेयर कर लेते हैं, और इस प्रोसेस के दौरान हमको 30 जूल एनर्जी यहाँ इस सर्किट के अंदर मिल जाती है। ओके, तो बैटरी में, ये हमारा बैटरी है, इसके अंदर हमने डाला किसको? H2SO4 को। तो H+ आयन यहां मिले और SO4 माइनस ये मिले। अब हमने क्या डाला है? जिंक का एक रोड, तो वो जिंक की रोड ये यहां डाल दिया हमने। ठीक है, दूसरा हमने लिया यहां पर कॉपर का रोड, और उसको भी हमने यहां पर डिप कर दिया। ठीक है, अब देखिए अभी दोनों कहां है? हमारा इस सॉल्यूशन के अंदर है। ओके, बाकी में हमने वाटर को फिल कर दिया है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए हैं, ये पूरा क्या हो चुका है? सॉल्यूशन हमारा प्रिपेयर हो गया है। इस तरह से ये है जिंक रोड, जिंक रोड, और ये वाला है आपका कॉपर रोड, कॉपर रोड। अब जैसे ही हमने सॉल्यूशन के अंदर H+ और SO4 मिले, हमने जिंक की रोड को इसके अंदर डिप किया, तो जिंक की रोड ने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर क्या किया हुआ है? रिलीज किया हुआ है। ठीक है, और Zn खुद क्या बन चुका है? Zn++। Zn ने रिलीज किए 2 इलेक्ट्रॉन और बन गया Zn2+, और 2 इलेक्ट्रॉन ये यहां से रिमूव कर दे। अब देखो यहां पर जो SO4 है वो किधर भाग के जा रहे हैं? ये भाग के जा रहे हैं जिंक की रोड पर, और जिंक की रोड के पास जाएंगे, यहां से 2 इलेक्ट्रॉनों को लेंगे, Zn के साथ अपना कंपाउंड बनाएंगे, जिंक के पास गए SO4 माइनस, और बना लिया क्या? ZnSO4, और यहां पर इसके बाहर चिपक जाएंगे। ओके, अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आपको मिले हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये पूरा कंडक्टिंग मीडियम है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से भाग के कहां जाएंगे? यहां इस एंड तक पहुंच गए, और यहां से भाग के ये इलेक्ट्रॉन भी कहां पहुंच गया? इसके इस एंड तक पहुंच गया। अब जब तक मीडियम है तब तक तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन भागकर कहां जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं, आगे मीडियम रास्ता खत्म, आगे जा पाएंगे क्या है? नहीं जा सकते। तो हमने यहां से एक वायर निकाला, और उस वायर को आगे लाते हुए यहां पर हमने एक लोड रेजिस्टेंस, बल्ब, टीवी, फ्रिज, कूलर जो भी हो वो हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इनको मिल गया रास्ता। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से भाग कर गए, यहां से भागते हुए यहां गए, ये कॉपर की रोड, और वो 2 इलेक्ट्रॉन चलते हुए कहां पहुंच गए? यहां पर। अब यहां पहले से वेट कौन कर रहा है? H+ आयन। तो सॉल्यूशन के अंदर ये H+ आयन ऑलरेडी बैठे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आते हैं, तो H+ आयन भागते हैं किसकी तरफ? कॉपर की रोड की तरफ। यहां जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को टेकन करते हैं, और खुद क्या बन जाते हैं? H2 गैस, और यहां से बुलबुले की तरह उड़ते हुए ये कहां निकल लेते हैं? बाहर निकल लेते हैं यहाँ से। तो H+ ने 2 इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करके H2 गैस बना के यहाँ से बुलबुले के फॉर्म में इस सर्किट से क्या होगा? ये बाहर चले जाते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से चलते हुए यहां गए, यहां से गए यहां पर, यहां हमने रास्ता दे दिया है इसको। ओके, तो यहां से भागते हुए यहां पहुंचे, और यहां से कहां गए? यहां पर, क्योंकि ये 2H+ यहां पहले से प्रेजेंट है, इसलिए ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करेगा, इसे हम बोलते हैं एनोड। और यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसे हम बोलेंगे कैथोड। ओके, और ये हमारे बैटरी के 2 क्या हो गए? इलेक्ट्रोड्स। एक कैथोड होगा, दूसरा क्या होगा? एनोड। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, वो भागेंगे पॉजिटिव रोड की तरफ, और भागते हुए यहाँ गए, यहाँ से चलते हुए फिर सल्फर आयंस कहाँ गए? यहाँ पर, यहाँ से भागते हुए फिर यहाँ गए, यहाँ से भागते हुए फिर यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और हम देखते हैं जो 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ सॉल्यूशन के अंदर थे, वो भागकर यहाँ गए, यहाँ से भागकर यहाँ गए, यहाँ से भाग कर यहाँ आए, फिर यहाँ गए, देन यहाँ चले। तो इस तरह से पूरा एक कंप्लीट
साइकिल हमको मिला। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे इस पूरे कंप्लीट साइकिल के अंदर फ्लो, इसका मोशन स्टार्ट हो गया। और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का रूल क्या कहता है, एक चार्ज पार्टिकल को अगर हम घुमाते 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 वापस उसके पाथ में उसी पॉइंट पर ले आए तो इस तरह से एक साइक्लिक फॉर्म हमारा बन जाता है। और जब भी ये साइक्लिक फॉर्म जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट आई इस सर्किट से क्या हो जाएगी, फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। जिस तरफ आपके इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक करंट को कंसीडर करते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरह से हमने देखा कि इस पूरी बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एनोड से चलकर कैथोड की तरफ और कैथोड के बाहर कैथोड से चलते हैं वापस एनोड की तरफ, इस तरह से इस साइक्लिक फॉर्म में क्या कर रहा है, मूव करना स्टार्ट कर रहा है। अब मूव करने में जो उसके पास एनर्जी थी, ये चार्ज जोड़कर जब यहाँ जा रहे हैं तो जो भी डिवाइस आपने यहाँ रास्ते में लगा रखी है वो डिवाइस हमारी वर्क करेगी। और इस तरह से इस केमिकल की एनर्जी का हमने यूज कर लिया हमारे बल्ब को, फ्रिज को, टीवी को, कूलर को रन करवाने में। तो देखिए ये जो एनर्जी थी इसने किया क्या, इसने ये किया कि एक इलेक्ट्रॉन को इस एनोड से भगाया पहले कैथोड की तरफ, और बाहर कैथोड से कहां भगाया, एनोड की तरफ। दोनों पाथ एक दूसरे के रिवर्स हैं। यहां बैटरी के अंदर इनसाइड चार्ज आपके कहां भाग रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रॉन, और बैटरी के बाहर आउटसाइड ये कहां भाग रहे हैं, माइनस से वापस प्लस की तरफ। तो प्लस से गए माइनस, माइनस से गए प्लस, और इस तरह से क्या होगा, ये एक पूरा साइक्लिक फॉर्म आपका जनरेट हो जाएगा। ओके, तो बैटरी के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से भागते हैं किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ, और बैटरी के बाहर वही इलेक्ट्रॉन भागते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तभी एक साइकिल आपका कंप्लीट हो पाएगा। अगर साइकिल कंप्लीट नहीं है तो किसी भी सर्किट के अंदर आप इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई कभी भी नहीं कर सकते। साइकिल का चेन अगर एक भी कड़ी आपने वहां से निकाल दी तो आप साइकिल को कभी भी रन नहीं करवा सकते हैं। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो उसका एक कंप्लीट साइकिल होना जरूरी है, अदरवाइज आप इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट के अंदर कभी भी फ्लो नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को घुमाने में पूरे कंप्लीट साइकिल में कुछ नेटवर्क डन करना पड़ा। जितना भी नेटवर्क डन एक इलेक्ट्रिक चार्ज पर एक कंप्लीट साइकिल में घुमाने में हमें करना पड़ा, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होगा हमारा वो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक इलेक्ट्रिक चार्ज को उसके कंप्लीट पाथ में घुमाने में किया गया नेटवर्क डन। ओके, तो डिफाइन करते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, इसको हम शॉर्टकट में ईएमएफ भी बोला करते हैं। ओके, सो the net work done on electric charge, electric का C, electric charge to move its complete cycle in circuit. Okay, net work done on electric charge to move its complete cycle. So move in its complete cycle in electrical circuit. एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में पूरे चार्ज को हमें मूव कराना होगा, कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, और इसको डिनोट करेंगे हम ई से, दैट इज इक्वल टू वर्क डन on unit charge to move in complete cycle. Okay, so E is equal to formula मिला हमें work upon charge. This formula is same as potential difference but it is not equal to potential difference. Potential difference केवल 2 पॉइंट का है और यहाँ पर ये भाई साहब आपके इलेक्ट्रिक चार्ज को पूरे साइकिल में घुमा रहे हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। फॉर्मूला सेम होने से यूनिट भी कितना हो जाएगा इसका, सेम। यूनिट सेम नहीं, सॉरी, वोल्ट।
ओके। और डायमेंशन आप जो पोटेंशियल की कैलकुलेट करेंगे वही डायमेंशन यहाँ पर पुट कर सकते हैं। वर्क का डायमेंशन होगा ml2t-2 डिवाइडेड बाय चार्ज के लिए 80। सॉल्व कर लेते हैं। ml2t-3 A इनवर्स। डायमेंशन यूनिट सब सेम होगा क्योंकि एक्चुअल में फॉर्मूला तो वही है। ओके, तो ईएमएफ हमको मिला E इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ओके, तो कंप्लीटली क्लियरली समझ में आया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी चार्ज पर किया गया वो वर्क डन होता है जो एक चार्ज को पॉजिटिव एंड से उठाता है, बैटरी के अंदर नेगेटिव एंड पर ले जाता है, देन बाहर कैथोड पर ले जाता है, कैथोड से फिर वो एनोड पर जाता है और एनोड से वापस उसको अपने साइकिल में फिर से रन करा देता है। तो इस पूरे साइकिल में घुमाने में जो भी नेट वर्क डन हमें करना पड़ा है, दैट नेट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, अगर हम यहां से ये वायर कट कर दें, बाई चांस ये वायर हमने कट कर दिया, अब इस चार्ज को यहां से फ्लो होने का पाथ कैंसिल हो गया। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना पॉसिबल है क्या? नहीं है, सर्किट कैंसिल, डिस्कनेक्ट हो गया। तो उस केस में इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो नहीं हो सकती। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकती तो इस वायर के दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं मिलना है। लेकिन ईएमएफ, तो देखिए ईएमएफ क्या है? कंप्लीट साइकिल में चार्ज को घुमाने में किया गया नेट वर्क डन। अगर आप यहां से सर्किट डिस्कनेक्ट कर दें तो इसकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना भी ऑफ हो जाएगी। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो गया? फिनिश हो गया। लेकिन ईएमएफ अभी भी जिंदा है। ये यहां से सर्किट डिस्कनेक्ट होने से इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही आप वायर कनेक्ट करेंगे फिर से चार्ज को वापस वो रन करवाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास तीन चीजें हैं यहाँ पर। नंबर एक, इस दो एंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इस पॉइंट पर ये हमारा कैथोड है और ये एक टर्मिनल है, इसका ये एक टर्मिनल है, तो टर्मिनल टू टर्मिनल भी एक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। इसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और तीसरा हमारे पास है कौन? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये तो नेट वर्क डन है पूरे सर्किट में चार्ज को रन करवाने का। ओके, चलिए सबसे मैक्सिमम कौन होगा? ईएमएफ, देन टर्मिनल पोटेंशियल, देन कौन होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये सबसे ज्यादा होता है, उससे कम ये और उससे कम आपको पोटेंशियल डिफरेंस इस रास्ते में मिलेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस और आपके ईएमएफ में क्या डिफरेंस है? छोटा सा एक डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट डिफाइन कर लेते हैं, पहले डेफिनेशन ले लेते हैं इनकी। द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सर्किट के बाहर दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है हमारे बैटरी के बाहर, वो डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और ईएमएफ क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओनली। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, करंट ओनली। ओके, सो ईएमएफ क्या है? आपकी इलेक्ट्रिक सोर्स की एक प्रॉपर्टी है जो पूरे सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द ईएमएफ। जैसा कि अपन ने बोला ईएमएफ तो क्या है? चार्ज को पूरे साइकिल में घुमाने का वर्क डन है ना, तो वो हमेशा ज्यादा ही होना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस लेस देन ईएमएफ, सो ईएमएफ इज मोर देन पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है इट डज नॉट एग्जिस्ट आफ्टर सर्किट इज ब्रोकन। अगर सर्किट ब्रेक कर दे हम बैटरी के बाहर, ये बैटरी और इसके बाहर का ये जो वायर है, यहां से अगर आप डिस्कनेक्ट कर दें इसे, तो आप इस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो भी नहीं करवा सकते हैं। लेकिन ईएमएफ एग्जिस्ट करेगा सर्किट ब्रोकन होने के साथ। इट इज डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस को दो पॉइंट के बीच कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है इससे काम है। ओके, तो ये उस पर डिपेंड करता है और उसको बाहर वाले पोटेंशियल डिफरेंस से कोई भी रेजिस्टेंस से कोई भी काम लेना देना नहीं है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का यूज हम किन्हीं भी दो पेयर ऑफ पॉइंट के लिए करते हैं। द वर्ड इज यूज्ड इन एनी पेयर ऑफ पॉइंट इन सर्किट।
और ईएमएफ का यूज कहाँ करेंगे हम? दिस वर्ड इज यूज्ड इन सेल, जनरेटर एंड बैटरी। बैटरी के अंदर भी हम ईएमएफ का यूज करते हैं, जो हमारा जनरेटर होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करने वाला, वहां भी यूज करते हैं, और सेल के अंदर भी हम ईएमएफ का यूज करते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बीच। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, और हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी हमने बैटरी के अंदर डिस्कशन किया है कि जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डालेंगे तो वो आयोनाइज होंगे। ये दो इलेक्ट्रोड हम बैटरी के अंदर लगा देते हैं, एक जिंक और एक कॉपर, एक एनोड होगा दूसरा कैथोड होगा। तो जैसे ही हमने इसके अंदर H2SO4 डाला, H+ आयन अलग हो गए और SO4- आयन क्या हो गए, अलग हो गए। अब ये क्या हो रहा है, ये प्लस आयन भाग के कहाँ जा रहे हैं, इस तरफ, और माइनस आयन भाग के कहाँ जा रहे हैं, इस तरफ। जब ये रास्ते में भाग कर जा रहे होते हैं, रेस लगा रहे होते हैं, तो रेस लगाने के दौरान यहाँ सॉल्यूशन भरा हुआ है। जैसे उठ के रेस लगाएंगे, एक एटम से टकराएंगे, फिर अपनी स्पीड को स्लो कर लेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर टकराएंगे, फिर अपनी स्पीड को स्लो कर लेंगे। तो बेचारे इस सॉल्यूशन के अंदर जब वो पॉजिटिव एंड से SO4- आयंस नेगेटिव एंड की तरफ भाग कर जा रहे हैं, उस केस में ये हर बार किसी न किसी एटम से टकरा जाते हैं, और टकराते टकराते कहाँ पहुंच रहे हैं, जिंक की ओर। जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि एक कंडक्टर के दो एंड के बीच जब भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से भागते हुए एक एवरेज वेलोसिटी VD से कहां जाएंगे, पॉजिटिव एंड की तरफ। इससे इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से माइनस की तरफ यहां फ्लो हो जाती है। ओके, तो यहां पर भी वही हो रहा है। यहां से जो आयंस भागकर जा रहे हैं, उनकी टक्कर बार बार किससे हो रही है, हमारे सॉल्यूशन से। ये बात बैटरी के अंदर की है, इसीलिए इस रेजिस्टेंस को हमने नेम दिया इंटरनल रेजिस्टेंस। मींस आयंस के रास्ते में, चार्ज के रास्ते में जो ऑपोजिशन, जो ऑब्स्ट्रक्शंस बैटरी के अंदर क्रिएट हो रहे हैं, दैट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। द ऑब्स्ट्रक्शन between the path of current inside the battery or cell is called internal resistance। ओके, और इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे R, क्योंकि कैपिटल R हम बाहर वाले रेजिस्टेंस के लिए यूज कर चुके हैं, और सर्किट में शो करने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल तो हम वही जिगजैग फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ में लगा देंगे एक बैटरी। ओके, और उसको इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ये हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस को सर्किट के अंदर रिप्रेजेंट करने का एक छोटा सा फॉर्मेट बन जाएगा। ओके, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आयंस के रास्ते में, सॉल्यूशन के रास्ते में, इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में जो ऑब्स्ट्रक्शंस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, दिस आर नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसको कुछ फैक्टर इफेक्ट भी करते हैं, जैसे नंबर 1, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो यहाँ पर चार्ज को ज्यादा मूव करके जाना पड़ेगा, रास्ते का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड अगर ज्यादा होगा तो चार्ज को, फ्री चार्ज ज्यादा होंगे, चलने में बड़ी आसानी होगी, रेजिस्टेंस यहाँ का कम हो जाता है। तीसरा है टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्यूशन थिन हो जाएगा और चार्ज को यहाँ से मूव करने में आसानी हो जाएगी, इससे इंटरनल रेजिस्टेंस और भी डिक्रीज हो जाएगा। और फोर्थ है कंसंट्रेशन पर, आपने कितना कंसंट्रेशन मिक्स किया है, कितना इलेक्ट्रोलाइट डाला है इसके अंदर, उसके ऊपर भी हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ओके, तो इन बेसिक फैक्टर्स के ऊपर ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसके यूनिट डायमेंशन सारे हम सेम एज जो पहले प्रीवियस क्लासेस के अंदर कर चुके हैं रेजिस्टेंस के लिए, वो सारे वही यूज करने वाले हैं। सो दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका रिलेशन फाइंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के साथ क्या होता है। सो R, V एंड I, इनमें क्या रिलेशन है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमने बैटरी यूज की है, इसमें एक इलेक्ट्रोड यहाँ हमने पुट कर दिया, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पुट कर दिया, सॉल्यूशन इसमें डाल दिए हैं। ओके,
तो इलेक्ट्रिक करंट इस एंड से फ्लो होती है, लोड रेजिस्टेंस रास्ते में लगा है और यहाँ पर पहुंच जाता है। तो ये हमारा जिंक का रोड, ये कॉपर का रोड, और इस तरह से ये हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया। यहाँ से SO4 माइनस आयंस दौड़कर जाएंगे इसकी तरफ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और इस सर्किट में ऐसे घूमना स्टार्ट कर देंगे। तो पूरे सर्किट के अंदर आपकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है वो कौन, ये इस चार्ज को कौन मूव करा रहा है, यहाँ पर वो मूव करा रहा है EMF। तो करंट इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मींस EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ओके, EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि बैटरी के यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेस है, एक तो इंटरनल और एक कहाँ है, एक्सटर्नल। सो I इज इक्वल टू EMF, तो हमने E से डिनोट कर दिया, और इन टोटल रेजिस्टेंस के लिए इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, बाहर इस सर्किट का अपना एक रेजिस्टेंस है, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं, तो I इंटू आर, सॉरी R प्लस आर इज इक्वल टू E। ओके, सो I इंटू आर, फिर से I इंटू आर इज इक्वल टू E। ओके, तो I इंटू आर अपनी प्लेस पर है, प्लस इसको हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V। सो E इज इक्वल टू दिस, सो E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू रेजिस्टेंस। इन तीनों में ये एक रिलेशन हमको मिल जाता है। ओके, और भी रिलेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल R के साथ कर सकते हैं, I के साथ कर सकते हैं। जैसे V इक्वल टू, इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं हमारा V इक्वल टू I इंटू आर, और ये कितना हो गया I प्लस आर, तो I यहाँ से कॉमन होगा, E इज इक्वल टू I इंटू टोटल रेजिस्टेंस। ये भी एक रिलेशन है I R और कैपिटल I के बीच। इसके अलावा और रिलेशंस देखें तो यहाँ से I के प्लेस पर वैल्यू रख सकते हैं, तो V प्लस I की जगह V अपॉन क्या पुट कर दिया हमने, R, ओके, इंटू R। सो E इज इक्वल टू, यहाँ से V कॉमन गया तो 1 प्लस R बाय कैपिटल R। ये एक रिलेशन है। इस तरह से आप ढेरों रिलेशन यहाँ पर इनको आपस में रीअरेंज करके जनरेट कर सकते हैं। ओके, मेन रिलेशन इस पर ध्यान दीजिए, E इज इक्वल टू V प्लस आया, ये हमारा एक रिलेशन है जहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, करंट या इंटरनल रेजिस्टेंस की पूरे सर्किट में कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इंटरनल रेजिस्टेंस और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये वो रिलेशन हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट स्लाइड कुछ नहीं है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने EMF के बारे में जाना और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में जाना, दोनों ही बहुत ही काम के टॉपिक हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन पर, जहाँ पर हम सेल के कुछ कॉम्बिनेशंस यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कितने इलेक्ट्रिक करंट हमारे सर्किट में फ्लो हो सकती है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नया लिंक मिल जाएगा, आप नेक्स्ट लेक्चर को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।